ऊष्मा ऊर्जा है। यह कथन पूरी तरह सही नहीं है। असल में ऊष्मा अंततः ऊर्जा का स्थानांतरण है। अब मान लीजिए बहुत तेज बारिश हो रही है और कोई कहता है कि मेरे पास बारिश से भरा हुआ एक गिलास है, तो यह बात अपने आप में सही अर्थ नहीं देती। असल में गिलास के अंदर केवल पानी ही होगा, बारिश नहीं होगी। वह बारिश का पानी हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि गिलास के अंदर बारिश है। इसी तरह, क्योंकि बारिश शब्द खुद गति, प्रवाह और चलने से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह ऊष्मा स्थिर अवस्था में ऊर्जा नहीं है। ऊष्मा हमेशा अंतः ऊर्जा का स्थानांतरण की प्रक्रिया में होती है। जब यह स्थानांतरण की प्रक्रिया में हो, तभी आप ऊष्मा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये कहना गलत है कि श्रीमान एक्स के शरीर में ऊष्मा की मात्रा अधिक है। उसने अपने शरीर में आंतरिक ऊर्जा संचित की है। जब यह ऊर्जा एक्स से वाई की ओर प्रवाहित होना शुरू होगी, तभी आप कह सकते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ऊष्मा एक पथ फलन है। ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा है। ऊष्मा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ उल्लेखित है, ये किसी शरीर में संचित नहीं होती। ये कहा जा सकता है कि यह ऊर्जा है, इसे बदल देती है। यह एक अदिश राशि है जिसकी इकाइयाँ, जैसा कि आप जानते हैं, जूल, कैलोरी या और। जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का आदान-प्रदान होता है, तो हम डीक्यू शब्द का उपयोग करते हैं। जब ऊष्मा प्रणाली को बाहर से दी जाती है तो इसे धनात्मक माना जाता है। जब ऊष्मा स्वयं प्रणाली से ली जाती है, अर्थात प्रणाली ऊष्मा बाहर देती है, तो इसे ऋणात्मक माना जाता है। आप कहेंगे कि प्रणाली के लिए डी क्यू ऋणात्मक है। मोलर ऊष्मा धारिता के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यह Nc डेल्टा T है, N मोलों की संख्या है और C को मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहा जाएगा। लेकिन गैसों के लिए आप देखेंगे कि कई प्रक्रियाएं संभव हैं। उनका दाब भी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। ठोस के साथ ऐसा नहीं है। तो गैसों में प्रक्रियाओं की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इसीलिए हम मानते हैं कि वहाँ समतापिक ऊष्मारोधी प्रक्रियाएं होती हैं। समतापिक विशिष्ट ऊष्मा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अनंत होती है और ऊष्मारोधी एडियाबेटिक विशिष्ट ऊष्मा शून्य होगी। इसका मतलब है कि ऊष्मारोधी प्रक्रिया के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा शून्य होगी। समतापिक प्रक्रिया के लिए यह अनंत होगी। लेकिन हम दो और विशिष्ट ऊष्माएं मानते हैं, एक स्थिर आयतन पर। इसे सीवी द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे जाना जाता है स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और फिर स्थिर दाब पर इसे सीपी कहते हैं। सीपी हमेशा सीबी से अधिक होता है और सीपी तथा सीबी का अनुपात गामा कहलाता है। इसे ऊष्मारोधी गुणांक, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है जिसे मेयर का संबंध, मेयर का रिलेशनशिप कहा जाता है। मेयर का संबंध सीपी माइनस सीवी बराबर आर। इन दोनों के बीच का अंतर आर के बराबर होता है। फिर शून्यवान नियम मैंने आपको बताया, पहला नियम, दूसरा नियम अभी खोजा जाना बाकी है, और तीसरा नियम वह बहुत सरल है और यहाँ उपयुक्त होगा कि हम एंट्रोपी पर चर्चा करें। एंट्रोपी किसी प्रणाली की अव्यवस्था का माप है। तीसरा नियम कहता है कि पूर्ण शून्य तापमान पर, यानी 0 केल्विन पर, एंट्रोपी शून्य की ओर बढ़ती है। इसका मतलब है कि जब एंट्रोपी नहीं होगी, यानी कोई अव्यवस्था नहीं होगी, तो स्पष्ट रूप से प्रणाली पूरी तरह से व्यवस्थित होगी। हम कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम के अनुसार सभी प्रणालियां पूर्ण शून्य तापमान पर पूरी तरह व्यवस्थित होती हैं। यह पूर्ण शून्य की एक और परिभाषा है। आदर्श नियमों के अनुसार 0 केल्विन वह तापमान है जहां आयतन नहीं रहता। गतिज सिद्धांत के अनुसार
पूर्ण शून्य वह तापमान है जहां स्थानांतरण गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, यानी अणुओं की गति रुक जाती है। लेकिन अब ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम के अनुसार हम इसे ऐसे परिभाषित करते हैं कि यह वह तापमान है जहां एंट्रोपी शून्य होती है,